गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर 9 जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि हेडिंग से पता चल रहा है, जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स मीन्स जीवों के शरीर के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स, या हम कह सकते हैं कि सजीव जगत किन मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं उनके बारे में हमको स्टडी करना है। इस चैप्टर में आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि प्रत्येक जो भी निर्जीव चीज़ें आपको दिखती है उनकी जो मूलभूत संरचना होती है, अगर आप उसको टुकड़ों में तोड़ते जाओ तो अंतिम जो अविभाज्य कण आपको मिलता है वह अणु कहलाता है। और अणु को फिर परमाणु में विभाजित किया जा सकता है अगर वो उससे बने हुए हैं तो। और बाकी स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़े। तो जीवों का जो शरीर है, जो सजीव जगत है, वो भी किसी न किसी चीज़ से तो मिल के बने हैं। कोई मूलभूत आधार उसका स्ट्रक्चर का है। तो हमने पढ़ा कि हर एक जीव जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग से अंग तंत्र और एक जीव का शरीर बनता है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कोशिका जो है वो किन किन अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। कोशिका के अंदर क्या क्या है, हमने ऑर्गेनल्स तो पढ़े। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग के बारे में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, केंद्रक, गोल्गी बॉडीज, इन सब के बारे में पढ़ा। तो इसके अलावा इन सब का स्ट्रक्चर भी, और इसके अलावा जीव द्रव्य में जितनी चीज पाए जाते हैं उसमें क्या क्या होता है, मूल आधार इसका क्या क्या है। ठीक है, कोशिका को एक हम अणु मान लें तो किसी भी पदार्थ के अणु किन मूलभूत संरचनाओं से मिलकर बने। हमने देखा कि परमाणु से मिलकर बना हुआ है ना। और पर हर एक जो तत्व है उसका परमाणु का संरचना स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होता है। ठीक, तो आज हम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जैव अणुओं के बारे में, बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक सजीव का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाओं का निर्माण विभिन्न रासायनिक तत्वों से होता है और सभी कोशिकाओं की रचना और कार्य उनके रासायनिक तत्वों पर ही निर्भर करता है। इन कोशिकाओं में मिलने वाले रासायनिक तत्व अर्थात कार्बनिक यौगिकों को ही जैव अणु कहा जाता है। ठीक है, यद्यपि जीवों में विविधता पाई जाती है, प्रत्येक जीव में उनका व्यवहार, उनका बॉडी का अंग, उनका जो भी है, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो जीवन की जो मूलभूत कार्य है, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, रिप्रोडक्शन, प्रचलन, ये तो सभी जीवों में पाया जाता है। तो ये सभी जीवों को कार्य करने के लिए उनकी कोशिका की मूलभूत संरचना तो लगभग सेम सी होती है। कार्य के आधार पर उसकी संरचना जो है वो थोड़ी बहुत चेंज होती है। ठीक है, तो ये इनकी जो कोशिकाओं के निर्माण करने वाले रासायनिक तत्व है वो किस प्रकार हैं। जनरली सभी जीवों के कोशिका में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व में मूलभूत समानता पाई जाती है ना। वर्तमान में ज्ञात अनेक रासायनिक तत्वों में कुछ तत्व ऐसे हैं जो जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इनमें जैसे कि हमने पौधों में पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों को मिलाकर C6H12O6 यानी सबसे सूक्ष्म एक जैव अणु यौगिक का निर्माण होता है भोजन के रूप में। और यही भोजन जो है वो एनिमल्स में ट्रांसफर होते हैं। तो ये बना किससे है? C मीन्स कार्बन, H मीन्स हाइड्रोजन और O मीन्स ऑक्सीजन। तो ये जो चीज़ है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो सभी जीवों में मूलभूत रूप से पाया ही जाएगा। ये अति आवश्यक तत्व है। कोशिका का लगभग 93% भाग इन तीनों तत्वों से ही मिलकर बना हुआ है। अब इसके अलावा कोशिका में क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य में क्या होता है? कोशिका के निर्माण करने के लिए जीव द्रव्य की, अगर हम कोशिका की झिल्ली को देखें तो ये प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता है ना। तो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, गंधक, इन सब से मिलकर बना होता है प्रोटीन और लिपिड। तो ये चीजें भी कोशिका का लगभग 2% भाग ये अधातु तत्व कहलाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन और गंधक। तो इनसे मिलकर बना होगा। इसके अलावा इसमें सूक्ष्म मात्रा में आयोडीन, बोरान, फ्लोरीन, सेलेनियम भी पाया जाता है ना। शेष जो 5% भाग है कोशिका का वो धात्विक तत्व जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम कोशिका के कार्य के आधार पर जिसमें पाया जाता है। सोडियम सूक्ष्म मात्रा में, तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता, मोलिब्डेनम और क्रोमियम। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं
कि जो जीवों की कोशिका होती है वो भी जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं रासायनिक पदार्थ उन्हीं पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए यह कहलाता है जैव रसायन। हम जीवों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, यह कहलाता है जैव रसायन। ओके, तो जिस प्रकार सजीवों का निर्माण इन तत्वों से होता है और ठीक उसी प्रकार निर्जीव पदार्थ का निर्माण भी इन्हीं तत्वों से। हमारे भूपर्पटी में अगर हम देखें तो अलग अलग जगह जो है वो ये सब तत्व जो है वो पाए जाते हैं। परीक्षण से ये भी ज्ञात होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा अन्य तत्वों की अपेक्षा किसी भी जीव में भूपर्पटी से सामान्यतः ज़्यादा ही होती है। अब देखिए, अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो ये कहाँ उगते हैं? भूमि में, है ना। और इसके जड़ क्या अवशोषित करते हैं? जल के साथ साथ आवश्यक खनिज लवण। जो खनिज लवण पेड़ पौधों ने अवशोषित किया, जीव जंतु जो हैं वो पेड़ पौधों के पत्ते, फल, फूल इत्यादि को खाते हैं, शाकाहारी जीव, तो ये उनमें ट्रांसफर होते हैं। उनकी बॉडी में ये जो है वो संरचनात्मक काम करते हैं। शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं तो वो उनमें ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो है वो भूपर्पटी में जो कुछ भी पाया जाता है पेड़ पौधों उसको अवशोषित करके जीवमंडल तक, सारे जीवमंडल तक पहुंचाते हैं। जीव और निर्जीव पदार्थ में पाए जाने वाले कुछ तत्वों की तुलना यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि हाइड्रोजन जो है वो भूपर्पटी में 0.14% पाया जाता, भार उसका जो है वो पाया जाता है, जबकि मनुष्य के शरीर में 0.5, देखिए कितना 4 गुना ज़्यादा है ना, ज़्यादा है, ये मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। कार्बन भूपर्पटी में 0.03% और मनुष्य के शरीर में 18.5%। ऑक्सीजन की मात्रा 46.6% भूपर्पटी में और मनुष्य के शरीर में 65%। नाइट्रोजन बहुत थोड़ा सा पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है वो भूपर्पटी में कम पाया जाता है। ये वायुमंडल में लगभग 73-78% तक पाया जाता है, जिसे नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करके पौधे अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज़ करते हैं, अवशोषित करते हैं। मनुष्य के शरीर में यह 3.3% पाया जाता है। सल्फर की मात्रा भूपर्पटी में 0.3% और मनुष्य के शरीर में भी लगभग 0.3%। सोडियम की मात्रा भूपर्पटी में 2.8%, मनुष्य में 0.2। कैल्शियम 3.6, मनुष्य में 1.5। मैग्नीशियम भूपर्पटी में 2.1 और मनुष्य के शरीर में 1। सिलिकॉन 27.7% और मनुष्य के बॉडी में ये बहुत कम पाया जाता है। तो मूलभूत रूप से हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो है वो मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये कोशिकाओं के संगठन के लिए सबसे एसेंशियल चीज़ें होती हैं। रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करना है? हाउ एनालिसिस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जीवों में कार्बनिक यौगिक किस रूप में पाए जाते हैं, इसके लिए रासायनिक विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। अब ये जो हमने जितने भी चीज़ पढ़े वो जीव के शरीर में ऐसी फ्रीली नहीं पाया जाता है ना, ये यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। विश्लेषण के लिए किसी भी जीव ऊतक को लेकर उस ऊतक मतलब कोई भी टिश्यूज लेंगे हम और उसको खरल में ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को मिलाकर पीसेंगे मिक्सी में। ठीक है, इसमें इससे गाढ़ा पेस्ट बन जाता है। इस पेस्ट को बारीक कपड़े में से छान लेते हैं, जिससे हमको 2 प्रकार के अंश प्राप्त होते हैं। एक वह अंश जो अम्ल में घुला हुआ होता है वो नीचे आ जाता है पात्र में, इसको निस्यंद कहते हैं। दूसरा अंश जो अम्ल में घुलता नहीं है अर्थात अविलेय है, जो कि ऊपर रह जाता है छन्नी में, उसे धारित कहते हैं। वैज्ञानिकों ने अम्ल घुलनशील भाग में हजारों कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त किया है। विश्लेषणात्मक तकनीक का प्रयोग करके किसी भी यौगिक के आणविक सूत्र और संभावित संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। जीवों के ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहते हैं, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं। परंतु जीवों में अकार्बनिक तत्व और यौगिक भी पाए जाते हैं। जीव ऊतक की थोड़ी सी मात्रा को तौलकर सुखा लेते हैं और इससे संपूर्ण जल जो है उसके अंदर जितना भी पानी है वो वाष्पित हो जाता है। बचे हुए पदार्थ से शुष्क भार प्राप्त होता है, क्योंकि पानी निकल चुका है, अब ये सूख चुका है। यदि ऊतकों को पूर्ण रूप से जलाया जाए तो सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत हो जाते हैं गैस के रूप में, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प जो है वो इसमें से पृथक हो जाते हैं। अब जो जलने के बाद राख बची है उसे कहते हैं भस्म।
इस भस्म में अकार्बनिक तत्व जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब मिलते हैं। अकार्बनिक यौगिक जैसे सल्फेट, फास्फेट आदि अम्ल घुलनशील अंश होते हैं। इस कारण ये तत्वीय विश्लेषण से किसी जीव के तत्वीय संगठन की हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन के रूप में हमको जानकारी मिलती है कि उस जीव के ऊतक में इनका अंश कितना है। इस कारण से तत्वीय विश्लेषण से किसी जीव ऊतक के तत्वीय संगठन की हाइड्रोजन यौगिकों के परीक्षण से जांच से जीव ऊतकों में उपस्थित कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। रासायनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से क्रियात्मक समूह जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक यौगिक इन सब की भी पहचान की जा सकती है, लेकिन जीव विज्ञान की दृष्टि से इनको अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड क्षार, वसा अम्ल आदि में वर्गीकृत करते हैं। ये जितने भी कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ हैं वो जीवों के शरीर में प्रोटीन्स के रूप में, यानी प्रोटीन्स का सबसे छोटा घटक अमीनो अम्ल हो गया, न्यूक्लियोटाइड है ना, क्षार जो अनुवांशिक पदार्थ को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर को में वसा अम्ल है, ये सब के रूप में स्थित होते हैं, तो इसके रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। घटक सूत्र घटक जो हम जीवों के ऊतक में पाए जाते हैं अकार्बनिक घटक, वे हैं सोडियम, आप लोग जानते हैं इसका सूत्र है Na, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो। पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, जल H2O, और यौगिक के रूप में बहुत सारे यौगिक होते हैं NaCl, CaCO3, PO4, SO4, ये सब जीवों के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार कोशिका में विविध प्रकार के अणुओं का एक विशाल भंडार रहता है। कोशिकाओं में उपस्थित विभिन्न प्रकार के सभी अणुओं के भंडार को एक साथ कोशिकीय कुंड या सेलुलर पूल कहते हैं। ठीक है, सेल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी अणु हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है सेलुलर पूल। इस कुंड में जल की मात्रा, H2O, लवण, विभिन्न प्रकार के जैसे कि हमने पढ़े खनिज, आयन, अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ सभी सम्मिलित होते हैं। इस कुंड में मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन पाए जाते हैं। कोशिकीय कुंड में उपस्थित रासायनिक पदार्थ को उनकी आणविक संरचना के आधार पर 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, लघु या सूक्ष्म जैव अणु और वृहद जैव अणु के रूप में। तो इन सब के बारे में, लघु जैव अणु और वृहद जैव अणु के बारे में हम आगे के लेक्चर में स्टडी करेंगे।